हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602786970। इस पर आप स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प पा सकते हैं। आज का टारगेट है हमारा 200 लाइक का। आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना है। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। यानी उड़ीसा पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी करने वाला है। और ये विश्व कप होगा दोस्तों 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच, और ये होगा कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में। तो दोस्तों, यह दूसरी बार है जब भारत इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इससे पहले 2016 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। दोस्तों, हाल ही में नवीन पटनायक ने जूनियर विश्व कप के लिए एक लोगो और ट्रॉफी का भी अनावरण किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में कराने का निर्णय लिया है। यानी दोस्तों, जो पुरुषों का हॉकी जूनियर विश्व कप होगा ये भारत में होगा, और जो महिलाओं का हॉकी जूनियर विश्व कप होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। साल 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप भी होने वाला है, और ये होगा भारत में। याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत के भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा में होने वाला है हॉकी विश्व कप 2023 का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। दोस्तों, नरेंद्र बत्रा भारत से रिलेटेड है। दोस्तों, जो हॉकी विश्व कप होता है उसका आयोजन कौन करवाता है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 7 संस्थापक सदस्य हैं, तो उनके नाम भी आप जान लीजिएगा वो कौन कौन से सदस्य हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हंगरी, स्पेन और स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, ये 7 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की थी। अब हम हॉकी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हॉकी का पहला विश्व कप हुआ था 1971 में। तब से लेकर आज तक हर 4 साल बाद यह आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। यानी जो हॉकी का एक मैच होता है वह कितने मिनट का होता है? 70 मिनट का होता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का चैंपियन कौन है? बेल्जियम है। और महिला हॉकी विश्व कप 2018 का चैंपियन कौन है दोस्तों? नीदरलैंड। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 का चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और महिला हॉकी एशिया कप 2017 का चैंपियन कौन है? भारतीय महिला टीम। दोस्तों, सुल्तान जोहोर कप 2017 का चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 का चैंपियन कौन है? भारत है। दोस्तों, भारत ने अब तक पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 1975 में केवल एक बार जीता है, जबकि पाकिस्तान ने यह खिताब 4 बार जीता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किसके द्वारा जंगलनामा नामक एक ऑडियो बुक को जारी किया गया है? तो दोस्तों, ये बुक जारी की गई है अमिताभ घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा। तो अमिताभ घोष की जंगलनामा बुक रिलीज की गई है ऑडियो बुक के रूप में। दोस्तों, इस किताब के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो जंगलनामा अमिताभ घोष की वॉन बीबी की कथा के एक एपिसोड का कविता रूपांतरण है, जो कि सुंदरबन के गांवों में काफी लोकप्रिय कहानी है। तो दोस्तों, ये सुंदरबन के गांवों में एक लोकप्रिय कहानी का कविता रूपांतरण है। क्या दोस्तों? जंगलनामा। अब हम बात करते हैं अमिताभ घोष की। तो दोस्तों, अमिताभ घोष भारत के अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं, और इनके द्वारा रचित एक उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए उन्हें 1989 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब हम उनके कुछ नोवेल डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा उनकी नोवेल। पहला नोवेल है द सर्किल ऑफ रीजन, दूसरा है द शैडो लाइन्स, तीसरा है दोस्तों द कलकत्ता क्रोमोसोम, चौथा है गन आइसलैंड जो कि उन्होंने 2019 में लिखा था, और पांचवा है जंगलनामा दोस्तों जो कि उन्होंने 2021 में लिखा है। तो ये कुछ नोवेल हैं किसके? अमिताभ घोष के। तो दोस्तों, आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको। हाल ही में किसने नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के वार्ताकार पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये इस्तीफा दिया है RN रवि ने। किसने दिया है? RN रवि ने। दोस्तों हाल ही में RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिसके बाद RN रवि ने नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के वार्ताकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों उन्होंने नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रमुख विद्रोही समूहों के साथ कई सालों तक बातचीत की थी। याद रखिएगा दोस्तों, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बनने से पहले नागालैंड के राज्यपाल थे और वहां उन्होंने जो नागालैंड के विद्रोही समूह हैं उनसे कई सालों तक बातचीत की है। किस समझौते के तहत? नागा शांति समझौते के तहत। दोस्तों अब इसके बाद अक्षय मिश्रा को नए शांति वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और अक्षय मिश्रा की बात करें तो यह अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं। दोस्तों हाल ही के वर्षों में RN रवि के साथ नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बिगड़ते संबंध के कारण नागा शांति प्रक्रिया पटरी से उतर गई है। यानी दोस्तों जो 2015 में नागा शांति समझौता हुआ था उसकी जो बातें थी, अब वो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड मानने को तैयार नहीं है, यानी अब कुछ बातें बिगड़ रही हैं। दोस्तों बात करते हैं नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की। तो यह एक विद्रोही समूह है जिसके मुखिया कौन है? इसाक मुइवा। कौन है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा इनका नाम, इसाक मुइवा, जिसके साथ भारत सरकार की 1997 से बातचीत चल रही थी नागालैंड में शांति के लिए। फिर उसके बाद 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और इसाक मुइवा के बीच एक शांति समझौता हुआ था जिसमें उन्होंने नागालैंड में शांति बनाए रखने की बात कही थी। दोस्तों अब ये नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड क्या है? तो ये लोग एक अलग से क्षेत्र की मांग कर रहे हैं जिसे ये नागालैंड कहते हैं, जिसमें वर्तमान के नागालैंड और इसके अलावा मिजोरम और दोस्तों म्यांमार का कुछ क्षेत्र मिलाकर के ये नागालैंड की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक प्रकार का विद्रोही समूह है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरकार सेना के लिए कितने युद्धक टैंक अर्जुन MK फर्स्ट के खरीदने वाली है? तो दोस्तों सरकार सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक खरीदेगी? 118 अर्जुन टैंक खरीदने वाली है। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK फर्स्ट ये खरीदेगा। और यह आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो यह आपूर्ति की जाएगी चेन्नई में स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री के द्वारा। दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की पहल का समर्थन करेगा, यानी जो इस प्रकार की पहल है यह मेक इन इंडिया के तहत की जा रही है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जा रही है। दोस्तों युद्धक टैंक अर्जुन MK फर्स्ट ए अर्जुन टैंक का एक नया वर्जन है। इसकी मारक क्षमता भी अधिक है और इसकी गतिशीलता भी बहुत अधिक है। तो दोस्तों इस प्रकार से उसे डिजाइन किया गया है कि यह दिन में और रात में दोनों में काम कर सकता है। और दोस्तों इसके अलावा ये चलते चलते भी काम कर सकता है और स्थिर रहकर भी काम कर सकता है। दोस्तों अर्जुन टैंक की बात करें तो यह पिछले 15 सालों से भारतीय सेना का हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों अब हम अर्जुन टैंक के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसे कम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे डेवलप किया गया है। इसका निर्माण हुआ है चेन्नई में और चेन्नई के हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों यह दिन और रात की परिस्थितियों में काम कर सकता है। इसके अलावा यह स्थिर रहकर और गतिशील दोनों मोड में लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय सेना के लिए अर्जुन MK फर्स्ट ए टैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में राजीव बंसल एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, तो उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। दोस्तों वो किसकी जगह लेंगे? तो वो प्रदीप सिंह खरोला की जगह लेंगे। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता है? यानी नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डी मुकेश ने। किसने जीता है दोस्तों? डी गुकेश। ध्यान से सुनिएगा इनका नाम, डी गुकेश जो है उन्होंने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। दोस्तों भारत के डी गुकेश ने इस महीने अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश, मुकेश नहीं दोस्तों, डी गुकेश।
अब हम बात करते हैं फिडे की। जो दोस्तों संस्था होती है फिडे, ये दुनिया भर के जितने भी शतरंज के खेल होते हैं या उनका आयोजन होता है उसको रेगुलेट करती है। तो इसे हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर्कडी डरोबकोविच। कौन है दोस्तों? आर्कडी डरोबकोविच जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी फिडे की स्थापना हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट थे शतरंज से रिलेटेड, आप इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम शतरंज से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे हैं। हाल ही में दिल्ली की युवा खिलाड़ी बंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। इसके अलावा भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों उन्होंने 2002 में सर्गेई कारजाकिन के द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अभिमन्यु ने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है। यानी दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा शतरंज के इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं और यह उपलब्धि उन्होंने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में प्राप्त की है। दोस्तों हाल ही के दिनों में भारत के आर राजा ऋत्विक शतरंज के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम आज के जीके डोज की बात करते हैं, यानी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग यानी टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? तो अभी उन्होंने हाल ही में एक डाटा शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि 15 से 45 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें 65% मामले हैं टीबी के। हाल ही में किस देश ने एंथ्रेक्स निमोनिया की एक नए मरीज की खोज की है? तो दोस्तों एंथ्रेक्स निमोनिया जो है वो वर्तमान में चाइना में पाया गया है। भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों उनका नाम है गोपाल भेंगर। दोस्तों विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों वह राज्य सरकार कौन है जिसने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो दोस्तों वह सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व तेज गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया गया है? तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है शॉन टैट, यानी शॉन टैट अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम रिवीजन वाले प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जिनकी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है भारत के शतरंज के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तीसरा प्रश्न है RN रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं? और चौथा प्रश्न है जंगल नामा किसका उपन्यास है? अब हम वो नाम डिस्कस करेंगे जो सही आंसर देते हैं और लगातार क्लास में बने रहते हैं। तो दोस्तों उनका नाम है विष्णु सोलंकी, विपिन कुमार और प्रीति मंडल, पुष्पा गोपाल कुमार और इसके अलावा जयप्रिया चौहान। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्लास में लगातार बने रहते हैं और राइट आंसर भी देते हैं। तो दोस्तों हमें भी आपके आंसर का इंतजार रहेगा, तो आप आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है खबरी ऐप पर, तो खबरी ऐप पर भी फॉलो कर लीजिएगा स्टडी कर को। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। और दोस्तों उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको कोर्स में छूट दे दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।